A very good morning to all my dear students. I am Kajal. I welcome you all to Vision Civil Service to the current affairs session. ठीक है? तो अगेन थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट तो बनता है, राइट? वेल, हमारा भी जो इंस्टीट्यूट है वो आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन जो है वो फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ ऑप्शनल की भी करवाएगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ. देन कमिंग टू स्टेट पीसीएस का भी जो एग्जाम है उसमें प्रीलिम्स एंड ऑप्शनल के साथ साथ फाउंडेशन ऑप्शनल कोर्स भी जो है प्रीलिम्स और मेंस के साथ करवाया जाएगा. एंड थर्ड वन, जो भी वर्किंग स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग पर्सनस हैं जिन्हें टाइमली क्लासेस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जिनके लिए इशू आ रहा है कि वो वर्किंग में है, उनका फुल टाइम वर्किंग है और वो काम या टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए उस हिसाब से यहाँ पे अलग से स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, जितने भी एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सबकी प्रिपरेशन हम आपको करवाते हैं विद ऑल आवर क्वालिफाइड टीचर्स, फैकल्टी. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स 2 डेमो क्लासेस आर फ्री फॉर यू ऑल. तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को उसके साथ जुड़ने के लिए हमें पहले उसे जानना बहुत ज़रूरी होता है. और जानना, अगर इंस्टीट्यूट की बात की जाए देन जब तक आप उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, डिलीवरी, वो कैसे डिलीवर कर रहे हैं आपके पास कंटेंट्स को, वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है या वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आपका कोई इंटरेस्ट या यूज़ नहीं बनता है किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का. तो पहले इसीलिए डेमो क्लासेस होते हैं कि फर्स्ट यू सी, you can observe at your perception, okay, and after then it's all your decision कि आपको इसके आगे जाना है या नहीं. ओके, तो चलिए हमारे करंट अफेयर के सेशन में जो कर रहे थे हम लास्ट टाइम हमने ग्लेशियर वाला टॉपिक कुछ किया था. नाउ सी व्हाट विल बी नेक्स्ट. ये आप देख सकते हैं. टुडे join and prepare for UPSC in the most efficient and result oriented method. You can contact here me. ठीक है, नोएडा सेक्टर 15 में है, D90 नियर नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी. वो आपको प्रॉपर इसका ऑफलाइन का आपको एड्रेस मिल जाएगा. ओके, PCS है ना, SSC, बैंक, CSET. बताओ, चीज़ करा रही हूँ और मैं माइंड से स्किप कर जाता है, समटाइम्स होता है. सो मेनी थिंग्स. सबसे ज़्यादा तो अगर करंट अफेयर्स का कंटेंट में लेके आपके सामने आ जाती हूँ तो मैं कभी कभी भूल जाती हूँ चीज़ें कि पढ़ाना भी है तो किस इंस्टीट्यूट्स को लेके पढ़ाना है. यू नो व्हाई इट हैपेंस. चीज़ें इतनी क्लियर करनी पड़ जाती है, समटाइम्स कंटेंट इतने इकट्ठे करने पड़ते हैं तो लगता है खुद के लिए ही पढ़ रहे हैं. आप बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें मैनेज करनी होती है, भूल जाते हैं क्योंकि वो चीज़ अपने हिसाब से प्रिपेयर करते हैं और अपने हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं. देन व्हाट हियर मीन्स कि वो चीज़ हम बहुत ही पर्सनली लेके चल रहे हैं, और पर्सनली चल रहे हैं तो इट मीन्स हम आपको भी कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करेंगे, राइट? तो लेट्स सी व्हाट इज दिस. Thwaites Glacier. The name is Thwaites Glacier. ग्लेशियर सुना होगा बचपन में वर्ड, नहीं सुना होगा तो कमेंट सेक्शन में जरा हैंड रेस करना, तो बताना मुझे जरूर किसने ग्लेशियर वर्ड नहीं सुना है. ये न्यूज में क्यों है, राइट? Scientists studying Antarctica's vast Thwaites Glacier, nicknamed the Doomsday Glacier, say warm water is seeping into its weak spots, worsening melting caused by rising temperatures. साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि अंटार्कटिका का सबसे जो वास्ट थ्वेट्स ग्लेशियर है, जिसका निकनेम क्या है, डूम्सडे है. ठीक है, जिसको कह सकते हो कि वीक स्पॉट्स पे, जो कमज़ोर जो स्पॉट्स हैं वहाँ पे क्या है, गर्म पानी जो है, वार्म वाटर जो है वो सीप कर रहा है, जिससे राइजिंग टेम्परेचर होने के थ्रू मेल्टिंग जो है बहुत ही ज़्यादा वर्स हो रही है, बेकार हो रही है. ठीक है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हियर. थ्वेट्स विच इज रफली द साइज ऑफ फ्लोरिडा. थ्वेट्स किसका साइज होता है, फ्लोरिडा का रफली साइज होता है, जो रिप्रेजेंट करता है मोर देन हाफ अ मीटर ऑफ global sea level rise potential and could destabilize neighboring glaciers that have the potential to cause a further 3 meters rise. ठीक है, और इंटरनेशनल थ्वेट ग्लेशियर कोलैबोरेशन के पार्ट का ये जो है, तो उससे क्या है कि बिगेस्ट फील्ड कैंपेन जो होता है, जो अभी तक अंटार्कटिका में एवर अटेम्प्टेड रहा है. ठीक है, अ टीम ऑफ 13 लोगों का ये टीम रहा है. यूएस ब्रिटिश साइंटिस्ट, 13 यूएस एंड ब्रिटिश साइंटिस्ट, यूएस और ब्रिटिश के 13 टोटल साइंटिस्ट की ये टीम रही है, जिन्होंने पूरे 6 हफ्ते का टाइम लगाया इस पे. कब, ग्लेशियर पे 2019 से अर्ली 2020 तक. ओके, यूजिंग एन अंडर वाटर रोबोट, एक अंडर वाटर रोबोट का इस्तेमाल करके, रोबोट व्हीकल का इस्तेमाल करके, जिसका नाम है आइस फिन.
ठीक है। मूरिंग डेटा एंड सेंसर, सेंसर करता है एंड मॉनिटर करता है कि ग्लेशियर की जो ग्राउंडिंग लाइन होती है, ठीक है, जहाँ पे आइस स्लाइड्स ऑफ द ग्लेशियर, आइस जो है वो ग्लेशियर से स्लाइड करते हैं, बर्फ जो है वो स्लाइड करती है और ओशन में जाके मिल जाती है पहली बार में, ठीक है। यू कैन सी in one of the papers of Cornell University. Cornell University के किसी पेपर में researchers found that warmer water was making its way into crevices. कि जो वार्मर वाटर होते हैं वो क्या करता है, अपना रास्ता बनाते हैं क्रिवेसिस की तरफ एंड अदर ओपनिंग्स, और दूसरी ओपनिंग्स होती कैसे, जैसे कि टेरेस हो गया, कॉजिंग साइडवेज मेल्ट ऑफ 30 मीटर्स, साइडवे में मेल्ट हो जाते हैं, साइड पे वो कितने मीटर तक की होती है, 30 मीटर तक की होती है। एंड द अदर पेपर्स फाइंडिंग शोड अबाउट 5 मीटर्स पर ईयर ऑफ मेल्ट। बाकी पेपर्स क्या बताते हैं कि पूरे साल में 5 मीटर तक का मेल्टिंग होता है नियर द ग्लेशियर्स ग्राउंडिंग लाइन, जो कि मोस्ट एग्रेसिव थिनिंग से बहुत कम है, ठीक है। Scientists have previously depended on satellite images to show the behavior of the ice. साइंटिस्ट ने ये पहले से डिपेंडेंट थे सैटेलाइट इमेजेस पे, ताकि वो आइस का बिहेवियर शो कर सके, दिखा सकें, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू गेट ग्रैनुलर डिटेल्स। ये डिफिकल्ट थोड़ा बना देता है कि उसके कुछ ग्रैनुलर डिटेल्स हमें मिले उसलिए। एंड द पेपर्स रिप्रेजेंट द फर्स्ट टाइम अ टीम हैज बीन to the grounding line of a major glaciers, providing a look right where the action begins. और ये पेपर रिप्रेजेंट करते हैं पहली बार एक ऐसी टीम, ठीक है, जो ग्राउंडिंग लाइन पे है मेजर ग्लेशियर पे, ठीक है, प्रोवाइडिंग अ लुक राइट वेयर द एक्शन बिगिंस। द फाइंडिंग्स विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज। और ये जो खोज है वो किस चीज में हेल्प करेंगी, क्लाइमेट चेंज में जो डेवलपमेंट होती है उस पे। एंड दीज थिंग्स कैन नाउ बी टेकन ऑन द बोर्ड इन द मॉडल्स। और ये कहाँ ली जाती है, ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे ये चीजें ली जाती हैं मॉडल्स में, जो प्रिडिक्ट करती है क्लाइमेट का फ्यूचर बिहेवियर, ठीक है। थ्वेट्स ग्लेशियर जो है, जिसका निकनेम डूम्सडे ग्लेशियर है, एक अनयूजुअली ब्रॉड और बहुत ही वास्ट एंटार्क्टिक ग्लेशियर है, जो कि पाइन आइलैंड बे से लेके जो कि कुछ एमंडसन सी और ईस्ट ऑफ माउंट मुर्फी का पार्ट रहा है ऑन द वॉल्ग्रीन कोस्ट ऑफ मैरी बियर्ड लैंड। इसका जो सरफेस स्पीड है वो एक्सीड करता है 2 किलोमीटर पर ईयर तक का। इसका फास्टेस्ट फ्लोइंग ग्राउंडेड आइस जो है वो सेंटर्ड है 50 से 100 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। अब एक सरप्राइजिंग चीज बताऊं, ये मैंने लास्ट करंट सेशन में ये टॉपिक करवा दिया था, स्टिल मेरे पीपीटी में ये वाला मैंने ऐड कर दिया बाय मिस्टेक, करवाना तो पड़ गया मुझे, ठीक है, तो ये हमने किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडिया कैन बिकम अ बायोडाइवर्सिटी चैंपियन। इंडिया क्या बन सकता है, बायोडाइवर्सिटी चैंपियन बन सकता है। द बजट्स एम्फेसिस ऑन ग्रीन ग्रोथ कैन इंप्रूव द स्टेट ऑफ कंट्रीज बायोडाइवर्सिटी। जो बजट का एम्फेसिस है, जो उसका फोर्स है, जिस चीज पर वो फोकस कर रहा है, आई मीन, ठीक है, ग्रीन ग्रोथ पे जो फोकस कर रहा है वो इंप्रूव कर सकता है पूरे कंट्री की डाइवर्सिटी। द सम एंड वेरिएशन ऑफ आवर बायोलॉजिकल वेल्थ, हमारे बायोलॉजिकल वेल्थ का जो सम है और जो उसमें वेरिएशंस हैं, बदलाव हैं, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये इसेंशियल है प्लैनेट के फ्यूचर के लिए। हमारे प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी, क्योंकि ये स्ट्रांगली आर्टिकुलेट किया गया है यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसकी ये इंपॉर्टेंस ये जगह बताती है। दिसंबर 2022 में 188 कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव्स अडॉप्टेड एन एग्रीमेंट। 188 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने एक एग्रीमेंट अडॉप्ट किया था हाल्ट एंड रिवर्स का, जो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ था 30% को उन्होंने पूरे वर्ल्ड लैंड को कंजर्व कर पाए थे, और वर्ल्ड ओशन में 30% वर्ल्ड ओशन को कंजर्व कर पाएंगे 2030 तक। इसी को कहते हैं 30x30 प्लेज। इंडिया एक बायोडाइवर्सिटी चैंपियन कैसे बन सकता है? इंडिया करेंटली होस्ट 17% ऑफ प्लैनेट्स ह्यूमन पॉपुलेशन। इंडिया करेंटली क्या होस्ट करता है, 17% प्लैनेट का ह्यूमन पॉपुलेशन और 17% ग्लोबल एरिया जो कि बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है। ताकि ये गाइड करते हैं कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक चैंपियन बने। इन रिस्पॉन्स टू दिस कॉल द यूनियन बजट 2023, और इसीलिए यूनियन बजट 2023 ने मेंशन किया है ग्रीन ग्रोथ को अपना 7 प्रायोरिटीज में। जो उनके सप्तऋषिज जो नाम रखे हैं प्रायोरिटीज में, उन 7 प्रायोरिटीज में ग्रीन ग्रोथ को भी प्रायोरिटी रखी है, जो गाइड करेगा कंट्री को अमृत काल के लिए अगले 25 साल में। द एम्फेसिस ऑन ग्रीन ग्रोथ इज वेलकम न्यूज फॉर इंडियाज बायोलॉजिकल वेल्थ।
और जो एम्फोसिस है, जो फोकस है ग्रीन ग्रोथ पे, वो एक वेलकम न्यूज है। मतलब क्या कर रहा है, वो वेलकम कर रहा है इंडिया के बायोलॉजिकल वेल्थ को, ठीक है, क्योंकि कंट्री में ना, हमारी कंट्री में नेचुरल एसेट्स को बहुत नुकसान हो रहा है और डिफॉरेस्टेशन हो रही है नेचुरली, वो या ह्यूमन मैन मेड चीज़ों की वजह से वो सारी चीज़ें क्या एक्सप्लॉइट हो रही है, राइट? जैसे कि सॉइल है, लैंड, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, तो इनको अभी ग्रीन ग्रोथ पे फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। National Mission for a Green India, akka Green India Mission, one of the 8 missions under the National Action Plan. National Action Plan या Climate Change Plan में 8 मिशन में से एक मिशन कौन सा है? ग्रीन इंडिया, अक्का ग्रीन इंडिया मिशन। ये इसका मेन एम है फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना, टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर, जहाँ पे डिग्रेडेड लैंड्स हैं, जो डिग्रेड हो रही हैं, फर्टिलिटी अपनी खो रही हैं, उसको क्या करना है, फॉरेस्ट कवर से पूरा इंक्रीज करना, और फॉरेस्टेड लैंड्स जो एग्जिस्ट कर रही हैं, जो अभी भी जंगल हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है इंसेंटिवाइज इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिव एक्शंस। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिव जो एक्शन है कंपनीज के, इंडिविजुअल्स के और लोकल बॉडीज के, उस चीज को अचीव करे। मैंग्रोव इनिशिएटिव जो कि शोरलाइन हैबिटाट्स और टैंजिबल इनकम्स में, मतलब कि मिष्टी जो हमारा आया है नेक्स्ट स्कीम, ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंस है क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मैंग्रोव्स इंपॉर्टेंस रखती हैं, वैल्यू रखती हैं, और कोस्टल इकोसिस्टम वो क्या कर रहे हैं, पूरे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर रहे हैं, इसलिए इनको रखना बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, तो इसका जो पीएम प्रणाम जो है वो किस लिए है, जो भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज कम करना, और पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज कम करना, ताकि क्योंकि ये एग्रीकल्चर को सस्टेन करने में कहीं ना कहीं हार्मफुल है। अमृत धरोहर स्कीम जो है वो डायरेक्टली मेंशन करता है हमारे पूरे बायोलॉजिकल वेल्थ की तरफ, ठीक है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू इनकरेज ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड्स। और इसका मेन एक्सपेक्टेशन क्या है, जो भी वेटलैंड्स है उनका ऑप्टिमम, मतलब जितना ज्यादा उतना अच्छा यूज हो सके, वेस्ट नहीं होना चाहिए, एंड एनहांस biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities and income generation for local communities. Science based biodiversity conservation. अब क्या है साइंस बेस्ड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? क्या है? साइंस बेस्ड एंड इंक्लूसिव monitoring programs are critical not only for the success of these efforts but also for documentation and distillation of lessons learned for replication nationally as well as globally. साइंस बेस्ड से जो भी रिलेटेड जो भी मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स है वो क्रिटिकल इसलिए नहीं है क्योंकि इन एफर्ट्स पे हमें सक्सेस हासिल करनी है, बट इसलिए भी है कि जो भी इनसे रेप्लिकेशन का या नेशनली या ग्लोबली जो भी लेसन हम सीख रहे हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन एंड डिस्टिलेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। न्यू मिशंस एंड प्रोग्राम शुड इफेक्टिवली यूज मॉडर्न कंसेप्ट्स। नए नए जो मिशंस है, नए नए जो प्रोग्राम्स है वो इफेक्टिवली क्या यूज करें, मॉडर्न कंसेप्ट को यूज करें सस्टेनेबिलिटी का, एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम की वैल्यूएशन हो ये कंसीडर करें इकोलॉजिकल, कल्चरल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बायोलॉजिकल वेल्थ विद क्लियर सिस्टम बाउंड्रीज। जो क्लियर सिस्टम बाउंड्रीज होती हैं उनके साथ प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द बेनिफिट्स to the resource people and fund services as the economic foundation for generating value has enormous potential for multiple sustainable bioeconomies. देखिए हमारा जो वेटलैंड इकोसिस्टम का फ्यूचर है, राइट, ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से इकोलॉजिकली फ्लो में सस्टेन कर रहे हो, ठीक है, थ्रू रिडक्शन इन वाटर यूज इन की सेक्टर, जैसे कि एग्रीकल्चर है तो उसमें आप लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का यूज कर सकते हो, और एग्रीकल्चर भी, और उसमें जिन फसलों में कम पानी का यूज हो जैसे कि मिलेट्स, ठीक है, तो उनका इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका क्या फोकस होता है, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन रादर देन ट्री प्लांटेशन एंड चूज साइट्स। सिर्फ ट्री प्लांटेशन ही नहीं होना चाहिए, साइट्स भी चूज करनी है कि जहां पर इकोलॉजिकली कनेक्टिविटी आप लैंडस्केप्स में अपना कंट्रीब्यूट कर सको और हमारा बायोडाइवर्सिटी एक चैंपियन की तरह ग्रो अप करे। साइट सिलेक्शन शुड आल्सो बी केयरफुली कंसीडर्ड फॉर द मैंग्रोव इनिशिएटिव, और साइट वो जगह भी ऐसी सिलेक्शन करनी है जहां पर मैंग्रोव का इनिशिएटिव बहुत ही ग्रेटर फोकस के साथ किया जा सके विद रिटेंशन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ कोस्टल मड फ्लैट्स, ठीक है, एंड सॉल्ट पैन्स देमसेल्व्स एज द टू आर इंपॉर्टेंट फॉर द बायोडाइवर्सिटी।
लोकल जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि फाइनली ईच ऑफ दीज एफर्ट्स मस्ट बी इंक्लूसिव ऑफ local and nomadic communities where these initiatives will be implemented. ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस हैं इन कम्युनिटीज के, वो क्या है, इंटीग्रेटेड है, होने भी चाहिए इन इम्प्लीमेंटेशन प्लान में, एक साथ मिलके करने चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअली कभी भी कोई चीज पॉसिबल नहीं होता है. ओके, सो वी नीड कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन. When unity is here, somewhere you can do all the entire thing that can't be done through an individual person, right? जहाँ पे एक टीम वर्क की जरूरत है, वहां पर आप इंडिविजुअली कितना भी एफर्ट लगा लो, पॉसिबल नहीं है. आप एक टास्क के लिए 24 आवर अपना दे रहे हो और वो टीम वर्क होके 1 घंटे में कर रहे हैं, दैट इज मोर वैल्यूएबल एंड इफेक्टिव, राइट? सो दिस थिंग मैटर कि यहाँ पे इंटीग्रेशन भी उतनी ही होनी चाहिए, इंडिविजुअल्स के हाथ की ये चीज नहीं है. एज बिकॉज बायोडाइवर्सिटी को यू हैव टू मेक चैंपियन ऑफ आवर कंट्री, तो इसके लिए इंडिविजुअल स्कीम्स अगर आप सोचते भी हैं कि प्रेफरेबली खुद की तरफ से आप एड ऑन करना चाहते हैं, देन दैट इज रियली इम्पॉसिबल, बिकॉज इंटीग्रेशन इज मस्ट इन दीज थिंग्स थ्रू फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एंड प्लान्स regarding the biodiversity championship. Am I clear to all of you? Each program should include significant educational and research funding to critically appraise and bring awareness to India's biological wealth. हर प्रोग्राम क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए जो भी सिग्निफिकेंट एजुकेशनल, जो इंपॉर्टेंट जो है एजुकेशन और रिसर्च फंडिंग जो है वो क्रिटिकली अप्रेज करें, ठीक है, और बायोलॉजिकल जो वेल्थ है हमारी कंट्री की उसको सामने लेके आए. ओनली इन दैट वे हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो चैंपियन हो सकता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, न्यू पॉलिसी टू हेल्प इंडियन कम्युनिटीज डिस्प्लेस्ड बाय एनुअल रिवर एंड कोस्टल इरोजन ड्राफ्टेड. अब नई पॉलिसी आई है जो कि इंडियन कम्युनिटीज को डिस्प्लेस कर रही है. किसके थ्रू डिस्प्लेस किया जा रहा है? एनुअल रिवर और कोस्टल इरोजन से. क्या है ये और क्यों है न्यूज में? लेट्स सी. यूनियन होम मिनिस्ट्री है डायरेक्टेड, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट किया है NDMA, ठीक है, एक ऐसी पॉलिसी उन्होंने ड्राफ्ट की है जो कि 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट के बेसिस पर है, राइट? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. The National Disaster Management Authority received the final inputs February 17, 2023. National Disaster Management Authority है, इन्होंने रिसीव किया था, फाइनल अपना इनपुट किया था, रिसीव 17 Feb इसी ईयर from disaster management officials and researchers on the draft of India's first national policy for the mitigation and rehabilitation of the people affected by river and coastal plains, coastal erosion. जो भी कोस्टल साइड पे रहने वाले, समुद्र के किनारे रहने वाले जो भी लोग थे, ठीक है, या रिवर के किनारे जो भी रहने वाले लोग थे, उनका जो भी अभी तक नुकसान हुआ है या उन पे जो इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, वो पॉलिसी इंडिया की पहली नेशनल पॉलिसी बनाई गई ताकि उनका रिहैबिलिटेशन और मिटिगेशन हो सके, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स किया जा सके, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हो सके, और जो भी लॉस उनका हुआ है, डिवास्टेशन हुआ है, उसको बियर अप या कवर अप किया जा सके, राइट? दैट्स व्हाई दिस न्यू स्कीम इज हियर, न्यू प्लान इज हियर, न्यू पॉलिसी इज हियर. ओके, the Union Ministry of Home Affairs had directed NDMA to draft a policy based on 15th Finance Commission's report for 2021, in which it had for the first time emphasized on rehabilitation and resettlement for peoples displaced by river and coastal erosion in view of increasing threat due to climate change. जो NDMA के यूनियन मिनिस्ट्री हैं, उन्होंने ये डायरेक्ट किया है कि एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए 15th फिनांस कमीशन रिपोर्ट के बेसिस पे, ठीक है, मतलब ये उस वक्त हुई थी जिसमें पहली बार ये एम्फसाइज किया गया कि जो भी लोग कोस्टल इरोजन या रिवर की वजह से इफेक्टेड हुए हैं उनका रिहैबिलिटेशन करना है, ताकि क्लाइमेट चेंज से जो भी थ्रेट आ रहे हैं वो थ्रेट लोगों में बढ़े ना, कम हो, ठीक है, वो डर ना रहे. Until now, अब तक most policies in the country only address displacement. अभी तक मोस्टली पॉलिसीज क्या रही हैं, अगर यहाँ पे कोस्टल इफेक्ट हुआ है तो डिस्प्लेस कर दो, उनकी जगह बदल दो. बट नाउ व्हाट हैपेंस, आफ्टर सडन रैपिड ऐसे डिजास्टर होते हैं, फ्लड या साइक्लोन, तो डिस्प्लेस कर देते हैं, इस जगह से हटा दो. बट अब क्या करना है, over the last 2 years NDMA held national level consultations with central ministries and state government departments as well as online consultations with non-governmental organizations. ये भी बात करते हैं कि कुछ 24 फोकस ग्रुप ऐसे हैं जिन्होंने सर्वे किया है कि अप्रॉक्स 600 हाउसहोल्ड्स इन द कोस्टल एंड रिवराइन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला, देन तमिलनाडु, राइट, केरला, तमिलनाडु, then Andhra Pradesh, Odisha, Assam, you can see Assam is this side, then Odisha, Telangana is here, West Bengal is here, UP is here, Bihar is here, right?
तो ये वेस्ट बंगाल, यूपी, तो ये सारी ऐसी जगह है जिन्होंने 24 फोकस ग्रुप्स पे फोकस किया है जो कोस्टल रिवराइन के आसपास में कहीं ना कहीं लिंक करते हैं। और इसकी अर्जेंसी इसलिए है ताकि ये लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच सके और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उनका स्टैंप हो सके कि हाँ, जो भी कोस्टल इरोजन से लोगों का या हाउस होल्ड्स का नुकसान हुआ है उनका रिहैबिलिटेशन करके लोगों के बीच जो ये थ्रेट है, ये डर है, उसको खत्म करना पड़ेगा। पहले डिस्प्लेस कर देते, हटा देते थे, अब उस जगह पे सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। क्लियर? The 15th Finance Commission's report considers two aspects related to the new policy. और ये जो 15वीं न्यू फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट जो है इसके क्या कंसीडर करता है, दो एस्पेक्ट जो है जो कि नई पॉलिसी से रिलेट करता है, राइट। फर्स्ट, इट इंट्रोड्यूसेस मिटिगेशन मेजर्स। पहला क्या इंट्रोड्यूस करता है? मिटिगेशन मेजर्स, ताकि इरोजन जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है, अंडर द नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, जिसमें 1500 करोड़ का एलोकेशन होगा 2021 से 2026 तक का, ठीक है। सेकंड क्या है? रीसेटलमेंट। जो भी लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनका रीसेटलमेंट होगा, जो भी लोग इरोजन से डिस्प्लेस हुए हैं उनका रीसेटलमेंट होगा, क्योंकि इसमें 1000 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है फॉर सेम पीरियड अंडर द नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। और ये टेकन आउट हुआ है रिकवरी के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि पहली बार एनडीआरएफ में जो 2021 में जो प्लान आया था इसमें ये सब अमाउंट्स की एलोकेशन क्यों की गई थी? ताकि रिकंस्ट्रक्शन हो, रिकवरी की जा सके। जो भी लॉसेस अफेक्ट हुए हैं, कौन अफेक्ट हुए? हाउस होल्ड्स अफेक्ट हुए ड्यू टू कोस्टल इरोजन्स, राइट। फॉर बोथ फंड्स स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू अवेल रिसोर्सेज। दोनों फंड्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? रिसोर्सेज अवेल करने पड़ेंगे और अ कॉस्ट शेयरिंग बेसिस, सही अफोर्डेबल कॉस्ट पे, जिसमें 25% कॉस्ट ऑफ मिटिगेशन वो कंट्रीब्यूट करेंगे और जो भी कोस्टल और रिवर और इरोजन हुआ है उसकी रीसेटलमेंट करेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हैव टू ओनली पूल 10% ऑफ स्टेट फंड्स। उनको क्या करना पड़ेगा? 10% ऑफ स्टेट फंड्स को क्या करना पड़ेगा? फंड देना पड़ेगा। The Commission's report emphasized that state must follow timelines for mitigation. ये कमीशन रिपोर्ट क्या एम्फसाइज करती है कि ये स्टेट जो है मस्ट करे, फॉलो करे क्या? मिटिगेशन की जो भी टाइमलाइंस है, रिहैबिलिटेशन की, रिकवरी की जो भी टाइमलाइंस है उनको फॉलो करें, उन प्रोजेक्ट्स को बिना किसी डिले के, ठीक है। Along similar lines, summary of draft policy said projects under NDRF and NDMF should be sanctioned. इनके जो भी ड्राफ्ट पॉलिसी है ये क्या होनी चाहिए? समरी सैंक्शन किया जाना चाहिए इस तरीके से ताकि इनको अवार्ड पीरियड के बीच में ही कंप्लीट कर दिया जाना चाहिए, राइट। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का नोडल एजेंसी जो है वो किस चीज पे इंप्लीमेंट करता है? मेजर करने पे कि जो भी डिस्ट्रिक्ट एजेंसी है, पंचायत लेवल कमिटी है या एनडीएमए ड्राफ्ट पॉलिसी है, उन सब पे ध्यान देना है। इट पुट इन प्लेस सम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स टू मैनेज डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू coastal and river erosion which can be enacted under the Disaster Management Act of 2005, right? DDMA जो है वो प्रिपेयर करेगा मिटिगेशन और रिहैबिलिटेशन के प्लान को और सबमिट करेगा किनको? SDMA को, right? And from where the proposed measures will be appraised by NDMA and finally submitted to the Home Ministry. A high-level committee of the ministry will then approve the disbursal of funds. After plans are approved and implementation begins. जब प्लान अप्रूव हो जाए और उस पर काम करना स्टार्ट किया जाए तो डीडीएमए का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज का होगा? उसको ऑर्गेनाइज करना, एग्जीक्यूट करना, मॉनिटर करना, इवैल्यूएशन करना सारे एफर्ट्स पे कि जो भी सुपरविजन के वो अंदर स्टेट्स और नेशनल काउंटर पार्ट्स के अंडर है उन सबको क्या करना है? एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, 6 extraordinary massive first generation galaxies discovered. एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैसिव, बहुत ही बड़ा फर्स्ट जनरेशन गैलेक्सीज को डिस्कवर किया गया है। लेकिन ये न्यूज में क्यों है? व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी, एक नई स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया है 6 एक्स्ट्राऑर्डिनरी फर्स्ट जनरेशन गैलेक्सीज को, जो कि रफली 500 to 700 मिलियन साल बाद जो मिले हैं, तो एक बिग बैंग की तरह है, राइट। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि ये स्टडी बताती है कि ये गैलेक्सीज क्या है? चैलेंज करते हैं करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ गैलेक्सी फॉर्मेशन। अभी की जो गैलेक्सी फॉर्मेशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग को ये चैलेंज कर रहा है, ठीक है। एज दिस शुड नॉट हैव एग्जिस्टेड सो अर्ली इन देयर लाइफ, क्योंकि ये इतना शुरू में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। एंड द स्टडी हैज रिवील्ड दैट टेंस टू हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ सन साइज स्टार्स, जितने भी 10 से लेके
100 बिलियन जो भी सन के साइज के स्टार है, वर्थ ऑफ मास इज फॉर्म्ड इन ओनली 5% ऑफ टाइम। सिर्फ और सिर्फ 5% में ही ये काउंट होते हैं। इन गैलेक्सीज की शेप बड़ी वियर्ड होती है, अजीब होती है, डिस्पाइट हैविंग द सेम मास। इनका बेशक मास सेम हो, साइज सेम हो, बड़ा हो एज द मिल्की वे गैलेक्सी, वन ऑफ द गैलेक्सी इज 30 टाइम्स स्मॉलर। तो वो जो गैलेक्सी वो कितनी होगी, कोई गैलेक्सी 30 टाइम्स स्मॉलर होगी इस गैलेक्सी से। और जो साइंटिस्ट की टीम है उन्होंने ये स्पॉट किया है कि जो मॉन्स्टर गैलेक्सी है जो कि कॉस्मिक एवोल्यूशन को यूज कर रहा है अर्ली 44 रिलीज साइंस प्रोग्राम ऑफ JWST में, और ये प्रोग्राम स्टडी करता है कि जो पहले गैलेक्सीज फॉर्म हुई थी, बनी थी, ठीक है, जब यूनिवर्स जो था वो लेस देन 5% अपनी करंट एज से था, तब हुई थी ये फॉर्मेशन। रिसर्चर्स ने क्या किया है, टेलीस्कोप को टर्न दिया है एक ऐसे पैच की तरफ जो कि बिग डिपर की तरफ क्लोज करता है, which appears to harbor a group of stars that form a pattern in night sky। रात में एक पैटर्न फॉर्म करता है ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है, यही रिसर्चर्स ने देखा है टेलीस्कोप के थ्रू। हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो पहला ऑब्जर्व किया गया था इस रीजन में 1990s में, एंड द गैलेक्सीज आर इन द सेम एरिया इन द स्काई। स्काई के सेम एरिया में गैलेक्सीज रहती हैं बट आर नॉट क्लोज टू ईच अदर, लेकिन एक दूसरे के करीब नहीं रहती हैं इन 3 डायमेंशनल स्पेस। सम आर मच फर्दर अवे देन अदर्स, कुछ तो बहुत ही ज्यादा दूर है, राइट। द स्टार्स अपीयर्ड एज ब्राइट एंड रेड फजी डॉट्स। जो स्टार दिखते हैं वो कैसे होते हैं, ब्राइट और रेड फजी डॉट्स जैसे दिखते हैं। रेड लाइट टिपिकली मीन्स इट इज ओल्ड, और रेड लाइट दिखे तो इट मीन्स टिपिकली समझ सकते हैं कि बहुत पुराना है, राइट। द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, राइट, एज मोस्ट अदर गैलेक्सीज मूव अवे फ्रॉम अस, और बहुत सारी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। देयर लाइट हैज शिफ्टेड टू लॉन्गर लाइट, उनकी बहुत लंबी हो चुकी है, जिसका मतलब है रेडर वेवलेंथ। ये टीम ने एनालाइज किया है कि ये जो इमेजेस हैं and found stellar masses greater than 10 billion solar masses including one with a stellar mass of roughly 100 billion solar mass। ये इस तरीके से है, एक सोलर मास जो है वो क्या होता है, मास ऑफ आवर सन। एक सोलर मास अगर हमारे सन का मास है तो यहाँ पे 100 बिलियन सोलर मासेस की बात की गई है। जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो 1-2 न्यू स्टार से हर साल फॉर्म होता है, बनता है, और ये गैलेक्सी, कुछ ये जो गैलेक्सीज हैं वुड हैव टू बी फॉर्मिंग हंड्रेड्स ऑफ न्यू स्टार्स अ ईयर फॉर द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। ये जो फाइंडिंग्स हैं ये किसके बेस पर है, प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशंस पे, जो स्टार्टिंग में ऑब्जर्वेशंस किए उनके बेसिस पे। रिसर्चर्स कहते हैं दे नीड मोर डेटा टू कंफर्म, उनको और भी ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ेगी ये कंफर्म करने के लिए जो नई गैलेक्सीज हैं वो उतनी ही पुरानी और उतनी ही बड़ी हैं जितनी वो नजर आती हैं, राइट। ऑल्टरनेटिवली द लाइट कुड बी कमिंग फ्रॉम फेंट क्वाजर्स। लाइट कहाँ से आ सकती है, जो फेंटेड क्वाजर्स होते हैं वहां से, जो कि बहुत ही शॉर्ट है, क्वाजी स्टेलर है, रेडियो सोर्सेज है। क्वाजर एक ऐसा इंटेंस बीकॉन लाइट होता है जो कि सेंटर ऑफ सम गैलेक्सीज से आता है और पावर्ड बाय सुपर मैसिव ब्लैक। अगर ये गैलेक्सीज मैसिव हैं और ये दिखती हैं, अपीयर होती हैं, तो एक अलग सा फॉर्मेशन जो है, डिफरेंट फॉर्मेशन चैनल जो है वो क्रिएट होता है दीज मॉन्स्टर गैलेक्सीज वेरी क्विकली एंड एफिशिएंटली। रिसर्चर्स का जो प्लान है to split the light of each of these galaxies into its rainbow like fingerprint using spectroscopy, ये हमें बताता है कि डिस्टेंस विद 0.1% एक्यूरेसी, इसमें कितना 0.1% की एक्यूरेसी होती है, एंड इट विल ऑल्सो टेल अस व्हाट इज प्रोड्यूसिंग द लाइट, ये भी बताएगा कि लाइट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वेदर इट इज स्टार्स और समथिंग मोर एक्सोटिक, कि ये स्टार है या कुछ और एक्सोटिक है। एक्सोटिक से सॉन्ग सुना होगा, ओके। सो विद दिस आपका जो आज का न्यूज है वो करंट सेशन वो कंप्लीट होता है। देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ करंट अफेयर्स अलोंग विद ऑल दीज पेंडिंग करंट सेशन। हमारा टॉपिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा बिकॉज इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट वी हैव कंप्लीटेड, बिफोर दैट वी हैव डन आवर पॉलिटी सेशन। एक लास्ट टॉपिक आपका इकोलॉजी एनवायरमेंट का मे भी बच जाता है, दैट इज कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ लिकोराइज। ये कंप्लीट करने के बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट फील्ड, ओके। फॉर दिस स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।